नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेस में। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पिछली क्लास से थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे छोटी आंत में पाचन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अर्थात पाचन और अवशोषण का, और उसके अंदर हमने पाचन और अवशोषण के विभिन्न चरणों के अंदर अंतर्ग्रहण के बाद में पाचन का चरण प्रारंभ किया है। और उस पाचन के चरण के अंदर हमने देखा है कि एलिमेंट्री केनाल अर्थात आहार नाल जो है, उस आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है, जिनमें पिछली कुछ क्लासों के अंदर हम देख चुके हैं मुख गुहा में भोजन का पाचन, इसके अलावा आमाशय में भोजन का पाचन। हमने बात की थी कि आमाशय से पचा हुआ भोजन अर्थात काइम जो है वो सामान्यतया फिर छोटी आंत में आता है। तो आज हम बात करेंगे छोटी आंत में पाचन के बारे में। एक दो चीज़ें और आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। जैसे आपके सामने एक वर्ड आता है, पिछले वीडियो में शायद मैंने बात नहीं की होगी, जैसे एक वर्ड आता है आपके सामने गैस्ट्रो। तो ये जो गैस्ट्रो वर्ड है ये जनरली स्टोमक के लिए काम में आता है, ठीक है। गैस्ट्रो अर्थात आमाशय, गैस्ट्रो का मतलब है आमाशय, यानी आमाशय जो है, आमाशय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैस्ट्रो के नाम से। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आ जाए आपके सामने गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, तो गैस्ट्रोलॉजी जो है ये क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ स्टोमक अर्थात आमाशय का अध्ययन। आमाशय का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एक वर्ड आता है आपके सामने गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। गैस्ट्रेक्टोमी जो है, इस वर्ड का मतलब टोमी का मतलब होता है टू कट अर्थात काटना। अगर स्टोमक जो है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए हमारे शरीर से, बॉडी से, अगर आमाशय जो है उसको सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा हटा दिया जाए तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। आमाशय को सर्जिकली हटाना, आमाशय को सर्जिकली हटाना, ठीक है। ऑपरेशन की क्रिया के द्वारा आमाशय को हटाने का प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है? गैस्ट्रेक्टोमी। तो ये कुछ वर्ड हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो आज हम बात करते हैं छोटी आंत में भोजन के पाचन की। छोटी आंत में भोजन के पाचन के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्यतः आमाशय से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत जो है वो हमारी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। आहार नाल जो है, बड़ा का मतलब वैसे लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से जो है सबसे बड़ा या सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत ही होता है। लगभग 6.5 से 7 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत जो है वो जनरली 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। इसके 3 भागों में आते हैं सामान्यतया ड्यूडीनम अर्थात ग्रहणी, इसके अलावा जेजूनम अर्थात अग्रांतर या अग्र क्षुद्रांतर भी बोल सकते हैं, इसके अलावा एलियम अर्थात क्षुद्रांतर। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के अंदर, ठीक है। छोटी आंत जो है इसमें सामान्यतया भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, पूर्ण पाचन होता है। पीछे हमने देखा है मुख गुहा में स्टार्च का डाइजेशन होता है मगर कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन होता है। पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में बदलते हैं, स्टार्च माल्टोज में बदलता है। इसी प्रकार हमने देखा है आमाशय के अंदर सामान्यतया भोजन का पाचन जो है उसमें प्रोटीन जो है उसका पाचन होता है। प्रोटीन जो है उसका भी पार्शियल डाइजेशन होता है। प्रोटीन जो है वो प्रोटीओज या पेप्टोन अथवा पेप्टाइड में बदल जाता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का पार्शियल डाइजेशन है अर्थात आंशिक पाचन है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते जितने भी फूड सब्सटेंस होते हैं उनका सारे के सारे फूड सब्सटेंस का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है अर्थात पूर्ण पाचन हो जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि भोजन के पाचन का पूर्ण स्थान या पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है, तो वो होगा छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा ध्यान देखना कि जो डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस है, पाचित भोज्य पदार्थ हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, उनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत के अंदर ही होता है। तो पहले छोटी आंत के बारे में हमें 2-3 चीजें जो ध्यान रखनी है, कुछ बातें वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, आहार नाल का
सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। तकरीबन इसकी लंबाई होती है लगभग 6.5 से 7 मीटर, 6.5 से 7 मीटर लंबा होता है छोटी आंत। इसके अलावा ध्यान देंगे छोटी आंत जो है इसके अंदर भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसके अलावा पाचित भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो सर्वाधिक पाचन व अवशोषण, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा ध्यान देंगे छोटी आंत जो है इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पूरी की पूरी छोटी आंत जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो 3 भाग होते हैं इसके। उन 3 भागों के अंदर सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, ड्यूडीनम, ड्यूडीनम। इसके अलावा ध्यान देंगे दूसरा भाग जो है वो कहलाता है अग्रांतर, अग्रांतर या जिसको हम अग्र क्षुद्रांतर भी बोल सकते हैं, अग्र क्षुद्रांतर, अग्रांतर या अग्र क्षुद्रांतर, जेजुनम। इसके अलावा इसका तीसरा भाग जो है, तीसरा प्रमुख भाग जो है वो कहलाता है क्षुद्रांतर, ठीक है, इलियम। ये 3 पार्ट जो है वो सामान्यतः छोटी आंत के होते हैं, ड्यूडीनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, अग्रांतर या अग्र क्षुद्रांतर अथवा क्षुद्रांतर, ये छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग हैं। इनमें ध्यान देंगे ग्रहणी जो है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो जेजुनम है ये तकरीबन होता है 2.5 मीटर लंबा, ठीक है, 2.5 मीटर लंबा होता है जेजुनम। और इसके अलावा जो इलियम है, जो क्षुद्रांतर होता है, इसकी लंबाई होती है लगभग 3.5 से 4 मीटर, ये इसकी लंबाई होती है। तो छोटी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत और ये छोटी आंत 3 भागों में डिवाइड होता है। इन तीनों भागों में अगर सबसे लंबा भाग पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? क्षुद्रांतर अर्थात इलियम। अब आप कहेंगे कि साहब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे लंबा भाग है, फिर भी इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है? तो इसको छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायमीटर के हिसाब से, सामान्यतः चौड़ाई के हिसाब से जो है बहुत ही कम चौड़ाई वाला पार्ट होता है। इसकी चौड़ाई होती है तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए जो है सामान्यतः ये इसको छोटी आंत कहा जाता है। आगे एक पार्ट और बढ़ेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल का, लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत। वो लेंथ में छोटी आंत से छोटी है, 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर जो है छोटी आंत से जो है बड़ी होती है, ठीक है। चौड़ाई में ये छोटी आंत से ज़्यादा चौड़ी होती है। कौन सी आंत? बड़ी आंत। इसलिए उसको बड़ी आंत कहा जाता है और इसे छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि चौड़ाई में ये कम होती है, ठीक है। तो ये हो गए छोटी आंत के तीनों पार्ट। तो ध्यान देंगे अगर इन भागों को अगर हम बढ़ते क्रम में लिखें तो ध्यान देंगे सबसे पहले जो है कौन सा आ जाएगा? ड्यूडीनम। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? जेजुनम। और इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? इलियम। तो ये इनके भागों का लंबाई के हिसाब से जो है बढ़ता क्रम है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे छोटी आंत जो है इसके अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन से पहले एक बात और ध्यान रखनी है, जो आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो मुख गुहा से शुरू होकर हमारी गुदा तक जाती है, इस पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 प्रकार की लेयर पाई जाती है, 4 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम अभी डायग्राम के जरिए समझते हैं। नेक्स्ट है आहार नाल के स्तर। आहार नाल के स्तरों को ये डायग्राम के जरिए आपको दिखाया गया है। पूरी की पूरी आहार नाल जो है वो सामान्यतः 4 स्तरों में, 4 लेयर के अंदर या 4 परतों के अंदर जो है विभाजित होती है। ध्यान देंगे आहार नाल जो है वो 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। उसके अंदर ये जो परतें आपको दिखाई गई है, इसके अंदर ये जो सबसे बाहर वाली जो परत होती है, ये परत, ये सबसे बाहर वाली परत है, आउटर मोस्ट लेयर है। इस सबसे बाहर वाली परत को हम कहते हैं सीरोसा
आहार नाल के विभिन्न परतों के अंदर सबसे बाहर वाली परत का क्या नाम होगा? शिरोसा। इसके अलावा ध्यान देंगे जस्ट इसके आगे वाली ये वाली जो परत है, इस परत को हम कहते हैं सामान्यतः मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस ये आहार नाल की दूसरी परत है। सबसे बाहर वाली कौन सी है? शिरोसा। अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएं तो सबसे बाहर वाली शिरोसा, उसके आगे वाली कौन सी हो जाएगी? मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस अर्थात मसल से मिलकर बनी होती है। दो प्रकार की मसल्स इसके अंदर पाई जाती है, अनुदैर्ध्य मसल्स अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है, अनुदैर्ध्य पेशियां, इसके अलावा वर्तुल पेशियां, सर्कुलर मसल्स, ये दो प्रकार की पेशियां जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हो गई मस्कुलेरिस दूसरी परत, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो तीसरी वाली परत है, इस तीसरी वाली परत को हम कहते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा ये तीसरी परत हो गई, ठीक है। इसके अलावा सबसे आखिर वाली परत है, ये सबसे लास्ट वाली परत, ये सबसे लास्ट वाली जो परत होती है इसको कहा जाता है म्यूकोसा। म्यूकोसा। तो ये आहार नाल जो है उस आहार नाल की चार परतें हैं। ध्यान देंगे आहार नाल की परतों में सबसे बाहर वाली शिरोसा, उसके आगे वाली मस्कुलेरिस, उसके आगे वाली सब म्यूकोसा और सबसे अंदर वाली जो है वो कौन सी होती है? म्यूकोसा, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो म्यूकोसा होती है ये सामान्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण परत होती है। सामान्यतः जो आमाशय है उस आमाशय के अंदर ये जो म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा से ही म्यूकस का सिक्रेशन होता है, म्यूकस का स्त्रवण होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। और वो म्यूकस क्या करता है? आमाशय जो है उस आमाशय की HCl से प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये जो म्यूकोसा यहाँ इस स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा फर्दर आगे जो है सामान्यतया कुंडलित होकर के इस प्रकार से कुंडलित होकर के और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। इस प्रकार अंगुली नुमा संरचनाएं जो है वो बनाती है, ठीक है। ये अंगुली नुमा संरचनाएं जो होती है, इन बहुत सारी अंगुली नुमा संरचनाओं को हम कहते हैं विली। एक को कहेंगे विलस और बहुत सारी हो गई तो क्या हो जाएगी? विली, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इनको रसांकुर या दीर्घरोम, ठीक है। ये जो विली होते हैं ये सामान्यतया स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल को 600 टाइम ज़्यादा जो है बढ़ा देते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो विली होते हैं, ये जो रसांकुर होते हैं, दीर्घरोम होते हैं, ये छोटी आंत के सतही क्षेत्रफल को जो है 600 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे सामान्यतः पचे हुए भोजन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की जो दर है, अवशोषण की दर है, वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि सामान्यतः इसकी जो म्यूकोसा है वो आगे चल करके दीर्घरोम जैसी संरचनाओं का निर्माण करती है। दीर्घरोम, दीर्घरोम बोल दो या इनको रसांकुर भी कह सकते हैं। रसांकुर अर्थात विली। ये विली जो होते हैं वो सामान्यतः छोटी आंत में पचे हुए भोजन के अवशोषण में अहम भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? ये सतही क्षेत्रफल को इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पाचित भोजन जो है उसका अवशोषण अधिक से अधिक होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो विली होते हैं, जैसे एक कोई पर्टिकुलर विली है, इसको मैं यहां पे बना रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है। ये जो विली है, इस विली के अंदर आगे फर्दर जो है बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर छोटे छोटे विली और पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोविली, सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर, माइक्रोविली। ये विली के ऊपर पाई जाने वाली बहुत ज़्यादा छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब ये जो विली होते हैं, ये जो सामान्यतः फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हमने दीर्घरोम या रसांकुर कहा है, ये विली जो होते हैं, इन विली के अंदर एक वेजल्स पाई जाती है, एक जो है वाहिका पाई जाती है, लिम्फ वेजल बोलते हैं जिसको, लसिका वाहिका, ठीक है। एक लिम्फ वेजल जो है वो इसके अंदर पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। ये लिम्फ वेजल हो गई लसिका वाहिनी, ये लसिका वाहिनी हो गई, ठीक है, जो कि किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है इस विली के अंदर। तो ये लिम्फ वेजल जो है, ये लिम्फ वेजल जनरली जो है, जो अवशोषित हुई वसा जो है
वसा का पाचन हो गया, पाचन के पश्चात उसका जब अवशोषण होता है तो उस अवशोषित वसा को लसिका वाहिनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के अंदर पहुंचाया जाता है। ये जो लसिका वाहिनी जो इस विली के अंदर पाई जाती है, इस लसिका वाहिनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो अन्य नाम है लैक्टियल। अन्य नाम क्या होगा? लैक्टियल। ध्यान देंगे, अन्य नाम है इसका लैक्टियल। जो कि किस, तो लैक्टियल क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि लैक्टियल किसका भाग है, आहार नाल के किस भाग में लैक्टियल नामक संरचना पाई जाती है। तो आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मुख गुहा। तो ध्यान देंगे, छोटी आंत जो है उसके अंदर पाई जाती है। होता क्या है, छोटी आंत के अंदर इसकी जो म्यूकोसा है वो सामान्यतः दीर्घ रोम का निर्माण करती है, ठीक है, अर्थात रसांकुर का निर्माण करती है। और उन्हीं दीर्घ रोम में पाई जाने वाली लसिका वाहिनी जो है, उस लसिका वाहिनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लैक्टियल के नाम से जाना जाता है। ये हो गई सामान्यतः आहार नाल की विभिन्न परतें। नेक्स्ट डायग्राम आप देखेंगे, ये डायग्राम हमने पीछे भी बनाया है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ठीक है, पाचन तंत्र का है। इसके अंदर जैसे ये पार्ट जो है ये हो गया अपना ग्रासनाल, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे, इसके ग्रासनाल के आगे क्या आ जाएगी? ये आपकी आमाशय, ठीक है। आमाशय के बाद में अगला जो पार्ट है वो क्या है? छोटी आंत, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग, जैसे हमने पीछे कहा है अभी कि छोटी आंत जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। तो ये जो सबसे पहला भाग, जो कि सबसे छोटा भाग भी है छोटी आंत का, ये छोटी आंत का सबसे पहला और छोटा भाग जो है ये हो गया ग्रहणी। ये जो सी शेप आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं ग्रहणी। ये हो गया ग्रहणी। ग्रहणी के बाद में अगर हम बात करें तो अगला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के ये यहां वाला पार्ट, इस पार्ट को सामान्यतः कहा जाता है अग्रांतर। ये हो गया अग्रांतर, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट जो कि सबसे लंबा भाग भी होता है छोटी आंत का, इस पार्ट को हम कहते हैं शुद्रांतर अर्थात इलियम। तो ये हो गए 3 पार्ट इस छोटी आंत के, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे इसके राइट साइड के अंदर जो है एक ग्लैंड पाई जाती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसको कहा जाता है लीवर, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से ये नलिका निकल करके इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए। इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं यकृत, लीवर, ठीक है। ये जो लीवर है, इस लीवर के अंदर ये जो नलिकाएं पाई जाती है, ये वाली नलिका और ये वाली नलिका, ये जो नलिकाएं हैं ये थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा इस प्रकार से, ये, ठीक है। ये वाली नलिका और ये वाली नलिका, इन दोनों को हम कहते हैं हिपेटिक डक्ट अर्थात यकृत वाहिका, ठीक है। ये दोनों यकृत वाहिकाएं यहां आकर के कॉमन हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है ये ही सामान्यतया ये जो थैलीनुमा संरचना है, इस थैलीनुमा संरचना को कहा जाता है पित्ताशय, गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर। ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट, जिसको हम जनरली बाइल डक्ट भी कहते हैं, पित्त वाहिका भी कहते हैं, ये इस पित्ताशय से पित्त रस को लेकर के आती है। कहाँ पे लेके आती है? छोटी आंत के इस भाग में, ग्रहणी भाग के अंदर लेकर के आती है। फिर से समझेंगे, लीवर जो है, इस लीवर की ये जो दोनों नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को कहते हैं हिपेटिक डक्ट अर्थात यकृत वाहिकाएं। 2 यकृत वाहिकाएं यहां आकर के कॉमन हो जाती है, एक हो जाती है, इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट अर्थात पित्त वाहिका। और ये जो पित्त वाहिका है ये इस पित्ताशय से क्या लेके आती है? पित्तरस को लेकर के आती है। इधर जो है ये एक और ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, इस ग्रंथि को हम कहते हैं अग्नाशय, पैनक्रियास, पैनक्रियास।
ये हो गई अग्नाशय। अग्नाशय जो है सामान्यतया ये अग्नाशय के बीच में आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये मुख्य अग्नाशय वाहिका होती है, अग्नाशय की मेन डक्ट होती है, ठीक है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं इसको, मुख्य अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। ये मुख्य अग्नाशय वाहिनी जो है इससे यहाँ से पीछे की ओर आकर के ये जो बाइल डक्ट है, ये जो पित्त वाहिनी है, ये पित्त वाहिनी आपकी पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, ये पित्त वाहिनी जो है वो सामान्यतः इस मुख्य अग्नाशय वाहिका से आकर के जुड़ जाती है, यानी इस पित्तरस को यहाँ पे इस मुख्य अग्नाशय वाहिका में मिला दिया जाता है। और ये मुख्य अग्नाशय वाहिका है, यहाँ से एक नलिका और निकलेगी, ये नलिका जो है वो फिर इस ग्रसनी के अंदर खुलेगी। ध्यान देंगे ये जो ग्रसनी के अंदर खुलती है, ये ग्रसनी के अंदर खुलने वाली जो नलिका होती है ये कॉमन है, सामान्यतः ये बाइल जूस को भी लाएगी और ये पैनक्रियाटिक जूस को भी लाएगी। और ये जो कॉमन नलिका है, इस कॉमन नलिका को सामान्यतः कहा जाता है यकृत अग्नाशय वाहिका, यकृत अग्नाशय वाहिका, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ध्यान देंगे हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है इसके दोनों ओर रिंग शेप संरचनाएं पाई जाती है, छोटे वाल जैसी संरचना होती है। और ये जो वाल होते हैं वो सामान्यतः इसके खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। और इसके खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करने वाले ये जो वाल होते हैं, इन वाल को हम कहते हैं ओडी अवरोधक या स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी या ओडाई भी बोल सकते हैं इनको, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई अर्थात ओडी के अवरोधक। तो फिर से समझेंगे, ये जो यकृत है, इस यकृत की दोनों नलिकाएं जो है वो सामान्यतः पित्ताशय से जुड़ करके एक कॉमन नलिका बनाती है, एक उभयनिष्ठ नलिका बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पित्तवाहिनी। ये पित्तवाहिनी जो है वो सामान्यतः इस मुख्य अग्नाशय वाहिका से, ये जो मुख्य अग्नाशय वाहिका है इससे जुड़ती है। और मुख्य अग्नाशय वाहिका से जुड़ करके क्या बना, कौन सी नलिका बनाएगी, यकृत अग्नाशय वाहिका। और ये जो यकृत अग्नाशय वाहिका है इसमें से होकर ही सामान्यतः पित्तरस और पैनक्रियाटिक जूस अर्थात अग्नाशय रस जो है वो छोटी आंत के किस भाग में आ जाते हैं, इस ग्रहणी भाग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सामान्यतया छोटी आंत जो है इसका एक सिंपल सा डायग्राम है। और इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड्स अपने जूस सिक्रेट करती है, जो अलग अलग ग्रंथियां अपने रस जो है वो इसके अंदर डालती है, उन रसों को स्त्रावित करने वाले पथ जो है उनके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटी आंत के अंदर पाचन के बारे में। तो ध्यान देंगे, छोटी आंत जो है इसके अंदर भोजन का पाचन जो है वो कंप्लीट बेसिक मीडियम में होता है, पूर्णतया क्षारीय माध्यम में होता है। हमने पीछे पढ़ा है मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे माध्यम में हुआ, अम्लीय माध्यम में। अमाशय में भोजन का पाचन कैसे माध्यम में हुआ, अम्लीय माध्यम में। लेकिन छोटी आंत में आते आते माध्यम बदल जाता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे माध्यम में होगा, क्षारीय माध्यम में होगा। ठीक है, अब छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए कौन कौन से रस जो है वो निकलते हैं और वो किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है छोटी आंत में स्त्रावित होने वाले पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत में स्त्रावित होने वाले पाचक रस कौन कौन से हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो ध्यान देंगे, छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए 3 रस जो है उनका स्त्रवण होता है। एक तो होता है इसमें पित्तरस जो कि यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है, सामान्यतः यकृत उसका निर्माण करती है और पित्ताशय में उसका भंडारण होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा होता है अग्नाशय रस जिसका निर्माण अग्नाशय में होगा। और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस अर्थात आंतर रस जिसका निर्माण सामान्यतः छोटी आंत जो है उस छोटी आंत की जो म्यूकोसा परत होती है उस म्यूकोसा परत के द्वारा उस आंतर रस का स्त्रवण किया जाता है। तो ये 3 रस हैं। सबसे पहला पित्तरस अर्थात बाइल जूस, बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। पित्तरस के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पित्तरस इसका निर्माण होता है यकृत में,
लीवर में। लेकिन इसको जो है हम कंफ्यूज होकर के इसको जो है रिलेट कर देते हैं पित्ताशय से, जो कि कंप्लीटली रोंग है, ठीक है, पूर्णतया गलत है। क्यों है? क्योंकि पितरस जो है इसका फॉर्मेशन, इसका जो निर्माण है वो हिपेटिक सेल्स के द्वारा होता है, सामान्यतया यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है, अर्थात यकृत में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे, जब भंडारण की बात आए, स्टोर कहाँ होता है, तो भंडारण जो है इसका वो हो जाएगा पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, पित्ताशय में जो है पितरस का भंडारण होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे पितरस जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो पितरस जो है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है, वीक बेसिक नेचर का होता है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो सामान्यतः 7.6 होती है। इसके अलावा ध्यान देंगे इसका जो रंग होता है वो पीले हरे रंग का मिश्रण होता है, ये पीला हरा रंग, ठीक है, पीला और हरा रंग इसमें उपस्थित बाइल पिगमेंट्स के कारण होता है, इसमें उपस्थित पित्त वर्णकों के कारण होता है। वो पित्त वर्णक होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डन, जिनके बारे में अभी हम लिखेंगे। इसके अलावा ध्यान देंगे प्रतिदिन एक सामान्य व्यक्ति में इसकी कितनी मात्रा जो है स्त्रावित होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर लगभग 700 से 1000 मिलीलीटर पितरस का सिक्रेशन होता है, पितरस का स्त्रवण होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे पितरस का संगठन, कंपोजिशन इसका किस प्रकार का होता है, यानी इसके कंपोजिशन में, इसके संगठन में या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है पाई जाती है। तो पितरस जो है इसके अंदर सामान्यतया इसका अधिकांश भाग जो है वो पानी होता है। तो पितरस के अंदर सर्वाधिक भाग लगभग 97% पार्ट जो है इसका पानी होता है, ठीक है। बाकी जो शेष भाग है उसके अंदर लगभग 2 से 2.5% पार्ट जो है उसके अंदर होते हैं बाइल साल्ट, पित्त लवण, बाइल साल्ट्स, ठीक है। ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं ये सामान्यतया फैट जो है, वसा जो है, उस वसा के इमल्सिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं, वसा के पाइसीकरण में सहायक होते हैं। बड़ी वसा जो होती है, बड़ी वसा के अणु होते हैं, उन वसा के बड़े अणुओं को सामान्यतया छोटे अणुओं में तोड़ने का काम जो है किसका होता है, पित्त लवणों का। ये पित्त लवण जो है सामान्यतया सोडियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे शेष जितना भी पार्ट बच रहा है उसके अंदर होते हैं पित्तवर्णक, बाइल पिगमेंट्स। पित्तवर्णक जो है सामान्यतया 2 होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है ये सामान्यतया पीले रंग का होता है और बिलीवर्डिन जो है ये सामान्यतया हरे रंग का होता है। इसी वजह से पितरस का रंग कैसा होता है, पीला हरा। इसके अलावा ध्यान देंगे इसके अंदर अन्य कुछ और चीज़ें पाई जाती है पित्तवर्णकों के अलावा। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फास्फोलिपिड्स भी पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड्स का मतलब है फास्फोरस युक्त वसा के अणु, ठीक है। लिपिड का मतलब होता है वसा, तो फास्फोरस युक्त लिपिड अर्थात फास्फोलिपिड्स, ये चीजें जो है ये पितरस के अंदर सारी की सारी पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए पितरस के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंजाइम जो है वो पितरस के अंदर अनुपस्थित होते हैं। पितरस में सामान्यतया कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, पितरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो फिर इसको डाइजेस्टिव जूस क्यों कहा जाता है, इसको पाचक रस क्यों कहा जाता है? इसको पाचक रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फैट जो होती है, वसा जो होती है, उसके पाचन में हेल्पफुल होता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज एंजाइम जो है, जो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, अग्नासी रस में पाया जाता है, उस लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करने का काम भी कौन से रस का है, पितरस का है। इसलिए जो है इसको डाइजेस्टिव जूस अर्थात पाचक रस कहा जाता है। तो इसके अगर हम कार्यों की बात करें, शॉर्ट में इसके कार्यों की बात करें, तो पहला काम है वसा का पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। वसा का इमल्सिफिकेशन करने वाला डाइजेस्टिव जूस कौन सा होता है, पितरस या बाइल जूस होता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे
दूसरा है इसका प्रमुख कार्य लाइपेज को सक्रिय करना, लाइपेज को सक्रिय करना। ये सामान्यतः पितरस के कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो डाइजेस्टिव जूस जो कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में स्त्रावित होते हैं, उनके अंदर पहला डाइजेस्टिव जूस, पहला पाचक रस पितरस है। उस पितरस के बारे में अब तक हमने पढ़ा है कि पितरस जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका भंडारण कहाँ होता है। ये सारी बातें जो है पितरस से संबंधित अपने एग्जाम बेस्ड हैं, जिनको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अगला जूस जो आता है वो है पैनक्रियाटिक जूस अर्थात अग्नाशय रस, जिसका निर्माण कहाँ होगा, अग्नाशय में। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे अगर पूछ लिया जाए पितरस का स्त्रवण छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो पीछे हमने डायग्राम से देखा है छोटी आंत के ड्यूडीनम भाग में अर्थात ग्रहणी भाग में पितरस का स्त्रवण होता है। अग्नाशय रस का स्त्रवण भी कहाँ होगा, छोटी आंत के ड्यूडीनम भाग में अर्थात ग्रहणी भाग के अंदर पितरस और अग्नाशय रस दोनों का स्त्रवण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अग्नाशय रस अर्थात पैनक्रियाटिक जूस। तो पितरस के बाद में सेकंड है पैनक्रियाटिक जूस अर्थात अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, यह है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस के बारे में अगर हम बात करें तो निर्माण जो है इसका पता है, नाम से पता चल रहा है इसका निर्माण कहाँ होगा, अग्नाशय में। इसके अलावा इसका भंडारण नहीं होता है, इसको सामान्यतः सीधे ही जो है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में स्त्रावित कर दिया जाता है। अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय जो है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि सामान्यतः इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है, अंतःस्रावी भाग भी पाया जाता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है, बहिस्रावी भाग भी पाया जाता है। इसका अंतःस्रावी भाग जो है वो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, जिनमें से एक है इंसुलिन, इसके अलावा ग्लूकागोन, इसके अलावा और भी हार्मोन है जैसे सोमेटोस्टेरिन। ये हार्मोन जो है इसके द्वारा अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। लेकिन इसका बहिस्रावी भाग जो है वो किसका स्त्रवण करता है, अग्नाशय रस का। तो अगर इसके स्त्रवण का, इसके स्त्रवण या इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो अग्नाशय के बहिस्रावी भाग द्वारा, अग्नाशय के बहिस्रावी भाग द्वारा, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग क्या बनाएगा, हार्मोन, और बहिस्रावी भाग जो है वो क्या बनाएगा, अग्नाशय रस अर्थात पैनक्रियाटिक जूस। इसके अलावा इसकी प्रकृति जो है वो भी सामान्यतः क्षारीय होती है। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू पितरस के समान ही होती है, लगभग 7.6 से 7.8 जो है इसका पीएच होता है। ठीक है, तो पता चल रहा है वीक एसिडिक, वीक बेसिक नेचर का है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो जनरली मात्रा होती है एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर पैनक्रियाटिक जूस जो है इसका सिक्रेशन होता है, इसका स्त्रवण होता है। इसके अलावा इसके संगठन की बात करें, इसका कंपोजिशन जो है वो किस प्रकार का होता है, तो इसके संगठन में ध्यान देंगे 99% पार्ट जो है वो इसमें जल का होता है। 99% भाग में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और शेष 1% भाग जो होता है उसमें सामान्यतः निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं, इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो शेष 1% में निष्क्रिय एंजाइम, निष्क्रिय एंजाइम। ठीक है, इन निष्क्रिय एंजाइमों के अंदर कौन कौन से होते हैं उनके नाम हमें ध्यान रखना है। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो ध्यान देंगे, इसमें एक तो होता है ट्रिप्सिनोजन, इसके अलावा इसके अंदर होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं सामान्यतया कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। इसके अलावा जो है इसके अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस, इसके अलावा अग्नाशय लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज या खाली लाइपेज भी लिख सकते हैं हम। इसके अलावा अग्नाशय एमिलेस, पैनक्रियाटिक एमिलेस, अग्नाशय एमाइलेस या जिसको हम अल्फा एमाइलेस भी कह सकते हैं, अल्फा एमाइलेस।
तो ये सामान्यतया पैनक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, अग्नासी लाइपेज और अग्नासी एमाइलेज। ठीक है, इसके अंदर ध्यान देंगे खास तौर से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये सामान्यतया इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, और ये निष्क्रिय एंजाइम जो है इनको सक्रिय किया जाता है और फिर ये पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। तो ध्यान देंगे ये जो एंजाइम है, इन एंजाइमों में से ये जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, इस ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को हमारी छोटी आंत की म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित या इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है उनके द्वारा स्त्रावित एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ठीक है, वो एंटेरोकाइनेज जो है वो सबसे पहले इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, इसको सक्रिय करता है। ठीक है, जब ये ट्रिप्सिनोजन सक्रिय हो जाता है तो फिर ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है इन दोनों को ये ट्रिप्सिनोजन क्या कर देगा? सक्रिय कर देगा। ध्यान देंगे ट्रिप्सिनोजन सक्रिय होकर के ट्रिप्सिन में बदल जाता है और वो ट्रिप्सिन जो है वो इन दोनों को सक्रिय कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे ट्रिप्सिनोजन जो है, इस ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम, एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम जो है ये सामान्यतया किस में बदल देगा? ट्रिप्सिन में बदल देगा। ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये निष्क्रिय है और ट्रिप्सिन है ये सक्रिय है। ठीक है, तो इस निष्क्रिय को सक्रिय किसने किया? एंटेरोकाइनेज ने। एंटेरोकाइनेज जो है ये कहाँ से निकलता है? ये सामान्यतया हमारी छोटी आंत का जो ड्यूडिनम भाग है, जो ग्रहणी भाग है, उस ग्रहणी भाग की म्यूकोसा के द्वारा स्त्रावित होता है। तो छोटी आंत के, या आप सीधा लिख सकते हैं ग्रहणी के म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित, म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित। ग्रहणी क्या होती है, म्यूकोसा क्या होती है, इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा? ट्रिप्सिन में बदल देगा। ठीक है, इसके पश्चात ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा? इस काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा? काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन जो है या काइमोट्रिप्सिनोजन जो है, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये सामान्यतया ट्रिप्सिन के द्वारा किस में बदल जाएगा? काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, ये काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये निष्क्रिय है, इसके अलावा ये कौन सा हो गया? सक्रिय। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सामान्यतया नेक्स्ट है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी कौन सा एंजाइम सक्रिय कर देगा? ट्रिप्सिन। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में से ये सामान्यतया ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है इसमें से प्रो हट जाएगा और ये किस में रह जाएगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इसको बदल दिया जाता है ट्रिप्सिन के द्वारा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये सामान्यतया एंजाइमों को सक्रिय करने का प्रक्रम होता है। अभी पाचन नहीं हुआ है, जो अग्नाशी रस में पाए जाने वाले निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उन निष्क्रिय एंजाइमों को किस में बदला जा रहा है? सक्रिय एंजाइमों में। फिर से समझेंगे, अग्नाशी रस में ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, उसको हमारी छोटी आंत की म्यूकोसा द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है वो स्त्रावित होता है। वो एंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा? ट्रिप्सिन में। फिर ये ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है इनको सक्रिय कर देता है, जिससे काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बनता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है सामान्यतया ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। इसके अलावा यहाँ पे हमने दो एंजाइम छोड़े हैं, जैसे 3 न्यूक्लियेज, अग्नासी लाइपेज और अग्नासी एमिलेज। ये सामान्यतः किस प्रकार से पाचन की क्रिया करते हैं इसको हम देखते हैं। अभी
ये अग्नाशी रस में पाए जाने वाले एंजाइम हैं जिनको एक साथ लिखा गया है। सबसे पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन में था, एंटेरोकाइनेज ने किस में बदल दिया इसको, ट्रिप्सिन में। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये सामान्यतया प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ये दोनों, वैसे अगर हम बात करें तो दोनों को कंबाइंड लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही प्रकार का काम करते हैं। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। दोनों के दोनों किसका पाचन करेंगे, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे ये किस प्रकार के प्रोटीन का पाचन करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है आमाशय जो है उसके अंदर पाया जाने वाला पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। वो जो पेप्टोन होता है उस पेप्टोन को सामान्यतया ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये फर्दर डाइजेस्ट कर देते हैं, आगे जो है उसका पाचन कर देते हैं और उसका आगे पाचन करके उसको सामान्यतया ओलिगोपेप्टाइड्स में बदल देते हैं। ध्यान देंगे ओलिगोपेप्टाइड्स क्या होते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स जो है वो बहुत सारे एमिनो अम्लों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं होती है, स्मॉल चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। बहुत सारे एमिनो अम्लों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स। और पेप्टोन जो है उनको ओलिगोपेप्टाइड्स में किसके द्वारा बदला जाएगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा। तो ध्यान देंगे ये क्या करेंगे, पेप्टोन लिख दो या पेप्टाइड्स लिख दो, ठीक है। पेप्टोन जो है उस पेप्टोन को ये किस में बदल देंगे, ओलिगोपेप्टाइड्स में, ओलिगोपेप्टाइड्स, ठीक है। ओलिगोपेप्टाइड्स क्या होते हैं, अमीनो अम्लों की छोटी श्रृंखलाएं। यहां पे लिख रहा हूं मैं अमीनो अम्लों की छोटी श्रृंखलाएं, छोटी श्रृंखलाएं। ये सामान्यतया ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का काम है। तो अगर नॉर्मली पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये क्या करता है, ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। ये कौन से प्रोटीन का पाचन करेगा, यहाँ जो ओलिगोपेप्टाइड्स बना है उस ओलिगोपेप्टाइड्स को ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये सामान्यतः डाईपेप्टाइड्स में बदल देता है। डाई शब्द कितने के लिए आता है, दो के लिए। तो डाईपेप्टाइड्स का मतलब होता है दो एमिनो एसिड की चेन, यानी दो एमिनो अम्लों की श्रृंखला, ठीक है। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन किस प्रकार करेगा, ये सामान्यतया ओलिगोपेप्टाइड्स को किस में बदल देगा, डाईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स। ओलिगोपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड्स में बदलने का काम कौन से एंजाइम का है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का, ठीक है। ओलिगोपेप्टाइड्स एमिनो अम्लों की छोटी श्रृंखलाएं, ठीक है, बहुत सारे एमिनो अम्लों की, ठीक है। और ये डाईपेप्टाइड्स जो है दो एमिनो अम्लों की श्रृंखला, दो अमीनो अम्लों की श्रृंखला। अभी भी अमीनो अम्ल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, पाचन की क्रिया में प्रोटीन जो है वो एक एक एमिनो अम्लों में विभाजित हो जाए तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। आमाशय में पार्शियल डाइजेशन हुआ, फिर यहाँ आकर के ये कंप्लीट डाइजेशन होने की प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतया प्रोटीन जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है, दो अमीनो अम्लों की श्रृंखला तक पहुँच गया है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे अग्नाशी एमिलेज या अल्फा एमिलेज। देखो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, टाइलिन एंजाइम, जिसको हमने स्लेवरी एमिलेज अर्थात लारी एमिलेज भी कहा है, ठीक है। तो अग्नाशी रस में वही टाइलिन एंजाइम जो है उसको क्या कहा जा रहा है, अग्नाशी एमिलेज या अल्फा एमिलेज, ठीक है। और ये जो है सेम या ठीक उसी प्रकार से जो है किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है मुख गुहा में सामान्यतया कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, 30%। बचा हुआ 70% कहाँ पाचित होगा, छोटी आंत में। तो ये क्या करेगा, स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज जो है ये क्या है, एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला छोटी आंत में कौन सा एंजाइम होता है, अग्नाशी एमिलेज या अल्फा एमिलेज, ठीक है। 70% स्टार्च का पाचन कर देता है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ये सामान्यतया न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है, न्यूक्लिक
एसिड, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? न्यूक्लियस। कौन से रस में पाया जाता है? अग्नासी रस में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतया 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिनको हम शॉर्ट में डीएनए और आरएनए कहते हैं। ठीक है, जो भी फूड सब्सटेंस हम खाते हैं उनके अंदर सामान्यतया न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, और उन न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस एंजाइम जो है ये क्या करता है? सामान्यतया न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल, इन न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बदल देता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है सामान्यतया इनको न्यूक्लियोटाइड्स में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो सामान्यतया न्यूक्लिक अम्ल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर पूछ लिया जाए डीएनए की और आरएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स किससे निकल के आए? न्यूक्लिक अम्लों से। न्यूक्लिक यानी न्यूक्लिक अम्ल जो है वो इन बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होते हैं? एक ग्रुप होता है। ठीक है, और उस ग्रुप में से एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये बनाने का काम किसका है? न्यूक्लियस एंजाइम का है। यानी ये न्यूक्लिक अम्लों को इन छोटी छोटी इकाइयों के अंदर तोड़ देता है, जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया छोटी आंत के अंदर अग्नाशी रस में पाए जाने वाले एंजाइमों के द्वारा पाचन। अब तीसरा रस और बच रहा है, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस अर्थात आंत्र रस। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा आगे आंत्र रस। तीसरा है आंत्र रस, आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, आंत्र रस। ये जो आंत्र रस होता है ये सामान्यतया हमारी छोटी आंत की म्यूकोसा के द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, म्यूकोसा क्या होती है? सबसे अंदर की परत होती है। तो छोटी आंत की म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित, छोटी आंत की म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित, म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित। ठीक है, छोटी आंत की म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित रस कौन सा कहलाता है? आंत्र रस। ठीक है, इसकी प्रतिदिन मात्रा जो है ये सामान्यतया 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे इसकी जो प्रकृति होती है वो भी क्षारीय होती है, सेम अग्नासी रस के समान ही इसका भी पीएच होता है। प्रकृति क्षारीय, इसका पीएच जो है ये लगभग 7.8 होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन के अंदर इसमें 99% पार्ट जो है इसका भी अग्नासी रस के समान 99% भाग क्या होता है? जल होता है। शेष 1% भाग जो है, इस 1% भाग के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस 1% भाग में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। इस 1% भाग के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं उन एंजाइमों के अंदर सामान्यतया कौन कौन से एंजाइम हैं? तो उन एंजाइमों के अंदर सबसे पहला और महत्वपूर्ण एंजाइम जो है, एंजाइमों की अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहला एंजाइम है इरेप्सिन। ठीक है, ये इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इरेप्सिन भी किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। किस प्रकार के प्रोटीन का? पीछे हमने पढ़ा है जो सामान्यतया कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है उसने ओलिगोपेप्टाइड्स को किस में बदला था? डाइपेप्टाइड्स में। तो वो जो डाइपेप्टाइड्स है उनको एमिनो अम्लों में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? इरेप्सिन। तो ये क्या करता है? सामान्यतया डाइपेप्टाइड्स को ये अमीनो अम्लों में बदलता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे दूसरा जो है इसके अंदर एंजाइम होता है डाइसेकेराइडेज। डाइसेकेराइडेज जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर होते हैं सामान्यतया माल्टेस, इसके अलावा सुक्रेस, इसके अलावा लैक्टेस। ये कुछ एंजाइम होते हैं जो सामान्यतया जितने भी डाइसेकेराइड्स होते हैं उनको मोनोसेकेराइड्स के अंदर बदल देते हैं। तो डाइसेकेराइडेज के अंदर माल्टोज जो होता है,
माल्टेज जो है ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो दूसरा होता है सुक्रेज। सुक्रेज जो है ये क्या करेगा, सुक्रोज का पाचन करेगा। और सुक्रोज जो है ये सामान्यतया सुक्रेज एंजाइम के द्वारा फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदल जाता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है लैक्टेज। तो लैक्टेज जो है ये लैक्टोज का पाचन करता है, जो कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। ठीक है, इसका पाचन करता है लैक्टेज। ठीक है, तो ये इसको बदल देता है सामान्यतया गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है। जहां ग्लूकोज आ रहा है इसका मतलब मोनोसेकेराइड आ गया, और मोनोसेकेराइड है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर पूर्ण पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद अगर ऊपर प्रोटीन का पाचन भी हो गया, एक पीछे हमने जो है अग्नाशी रस जो है उसके अंदर जो एंजाइम लिखे थे उनमें एक एंजाइम और होता है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिसको हमने अग्नाशी लाइपेज कहा है। वो लिखने में भूल हो गई है, अग्नाशी लाइपेज। अग्नाशी लाइपेज जो है ये सामान्यतः वसा का पाचन करता है। अग्नाशी लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का। वसा जो है ये अग्नाशी लाइपेज के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर बदल जाती है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। पीछे हमने पढ़ा है जठर लाइपेज, जो जठर रस में लाइपेज था उसको कहा था जठर लाइपेज। वो भी वसा का पाचन करता है, लेकिन कितने प्रतिशत, 1%। यहाँ बाकी बची हुई 99% वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा, अग्नाशी लाइपेज अर्थात पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये भी वसा का पाचन कर देता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ ये जो डाइसेकेराइडेज एंजाइम जो है जो कि इन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं, इसमें माल्टोज जो होता है ये अनाज में पाई जाने वाली शर्करा है, गेहूं बाजरा वगैरह में पाई जाने वाली शर्करा है, इसलिए इसको सामान्यतया अन्न शर्करा भी कहा जाता है। अन्न शर्करा, ग्रेन शुगर। ठीक है, इसके अलावा सुक्रोज जो है ये सामान्यतया गन्ने के रस में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारी जो चीनी हम खाते हैं, शुगर हम जो लेते हैं उस शुगर के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको सामान्यतया ये गन्ने के रस में पाई जाती है, गन्ने के रस में। इसको सामान्यतया टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर चीनी में पाई जाती है, इसलिए सुक्रोज को क्या कहा जाता है, टेबल शुगर। लैक्टोज जो है इसको कहा जाता है मिल्क शुगर अर्थात दूध में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है, यहाँ ये जो फ्रक्टोज है इस फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर अर्थात फलों में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है, स्वीटेस्ट शुगर होती है, ये सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा जो है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है, फ्रूट शुगर अर्थात फलों में पाई जाने वाली शर्करा। तो ये होता है सामान्यतः छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है एक, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अग्नाशी रस जो है उस अग्नाशी रस के अंदर जो न्यूक्लियेज एंजाइम है वो न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। ठीक है, उन न्यूक्लियोटाइड का भी फिर फर्दर डाइजेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस अर्थात आंतररस में पाए जाने वाले कुछ एंजाइमों के द्वारा, तो उनको भी हम देख लेते हैं। पीछे हमने देखा है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइड में बदलते हैं, कौन से एंजाइम के द्वारा, न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा। अब वो न्यूक्लियोटाइड जो है उनका आगे डाइजेशन कैसे होगा, तो इन न्यूक्लियोटाइड का पाचन करने के लिए एक एंजाइम होता है जो कि आंतर रस में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइडेज। ध्यान देंगे, न्यूक्लियोटाइड का पाचन करने के लिए आंतररस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइडेज, और ये न्यूक्लियोटाइड को किस में बदल देगा, न्यूक्लियोसाइड और PO4 - ठीक है, फॉस्फेट अणु। ठीक है, PO4 का मतलब है फॉस्फेट अणु, फॉस्फेट।
ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट अणु अलग हो जाए तो क्या बचेगा, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है, इसका फिर आगे डाइजेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड का फिर आगे पाचन होता है कौन से एंजाइम के द्वारा, न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा, न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियोसाइडेज जो है ये भी किस में पाया जाता है, ये आंतररस में ही पाया जाता है। तो न्यूक्लियोसाइडेज जो है इसकी सहायता से न्यूक्लियोसाइड जो है ये बदल जाता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, शर्करा आ गई, और साथ में बन जाते हैं एन बेस अर्थात नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो है इनका पाचन करने के लिए आंतररस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में पचा हुआ भोजन जो है वो कहलाता है काइल। छोटी आंत में पाचित भोजन, छोटी आंत में पाचित भोजन जो है वो क्या कहलाता है, काइल कहलाता है, काइल। ध्यान देंगे, छोटी आंत आहार नाल का वो भाग है जहां अधिकतम पाचन की क्रिया होती है, और जब पाचन हो जाता है तो पाचन के पश्चात पचे हुए पदार्थों का छोटी आंत की म्यूकोसा जो है, उस म्यूकोसा के अंदर जो दीर्घरोम अभी हमने पढ़े हैं, उन दीर्घरोम के अंदर जो रक्तवाहिकाएं होती है, उन रक्तवाहिकाओं के अंदर उन पदार्थों को मिला दिया जाता है जो पचे हुए पदार्थ होते हैं उनको। ठीक है, और ये जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं अवशोषण। ठीक है, उसके बाद में जो है वो पदार्थ जो है वो सामान्यतः रक्त की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। तो पाचन की क्रिया जो है वो मुख गुहा में प्रारंभ होती है और समाप्त कहाँ होती है, छोटी आंत में। शेष बचे हुए जो अपाचित पदार्थ होते हैं उनको फिर कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत जो है उसके अंदर किस प्रकार से, मतलब पाचन की क्रिया पूर्ण तो हो गई छोटी आंत में, अब बड़ी आंत जो है उसके अंदर बचे हुए अपाचित पदार्थों का क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।